नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। चार्ल्स एल्बर्ट के बाद 1848 ईस्वी के बाद की बात है, ठीक है। इटली में सार्डिनिया और पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल बना, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का था और इसी का प्रधानमंत्री काउंट काबूर था। आज हम लोग बात करेंगे इसी काउंट काबूर के विषय में, ठीक है। काबूर जो है एक महान कूटनीतिज्ञ थे, एक राजनीतिकार थे, तो इनके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। इनसे संबंधित कई प्रश्न जो है कि अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि किस प्रकार काउंट काबूर ने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो आंसर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या किसने बनाया? तो बोल सकते हैं काबूर ने बनाया। और ये किस प्रकार बनाया? हम लोग को यहाँ आंसर देना है कि किस प्रकार बनाया, ठीक है। इटली में समस्या थी एकीकरण की, तो उस एकीकरण की समस्या को इटली से बाहर के देशों तक पहुँचाने का काम, ठीक है, किसने किया था? काबूर ने किया था। और ये अपने कूटनीतिज्ञ माइंड से किए थे। तो इनके विषय में हम लोग को जानना है। तो बात कर लेते हैं। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, ठीक है। सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को। और उस समय तक ऑस्ट्रिया में जो मेटरनिक थे, ठीक है, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक युग कहलाता है, तो उनका प्रभाव पूरे यूरोप में था। तो इस कारण से काउंट काबूर जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानते थे ऑस्ट्रिया को। इसलिए क्रीमिया युद्ध, ठीक है, इसलिए क्रीमिया युद्ध 1853-54 ईस्वी में। अब देखिए, जैसे ही ऑस्ट्रिया में, ठीक है, मेटरनिक युग समाप्त हुआ, 48 तक में समाप्त हो गया था, उनका पतन हो चुका था, और उनके बाद धीरे धीरे उनका प्रभाव भी समाप्त हो गया। तो यहाँ बात कर 1853-54 ईस्वी की, ठीक है, कुछ दिन बाद की बोल रहे हैं। इसलिए क्रीमिया युद्ध 1853-54 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काबूर ने फ्रांस के साथ दिया, और इसका प्रत्यक्ष लाभ भी काबूर को प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं, जिस समय ऑस्ट्रिया में मेटरनिक युग चल रहा था, उस समय, ठीक है, इटली के पास उतनी अधिक क्षमता नहीं थी कि वह ऑस्ट्रिया से सीधा टक्कर ले सके। जैसे ही 1848 में मेटरनिक युग समाप्त हुआ, और कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कुछ वर्षों के बाद 1853-54 ईस्वी में, ठीक है, इटली के जो व्यक्ति थे काउंट काबूर, उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ मिल गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसके साथ दिए? तो फ्रांस का साथ दिया। अर्थात हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि इटली के जो व्यक्ति थे काबूर, इटली के व्यक्ति ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस को लड़ाने का काम किया, लेकिन वो कूटनीतिज्ञ तरीके से, ठीक है। आगे बोलो, इनका प्रत्यक्ष लाभ भी काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। अब युद्ध अगर ये दोनों कर रहे थे, तो समझौता भी संभवतः यही दोनों ही करेंगे। समझौता हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया को बुलाया गया, और साथ में पीडमाउंट के जो शासक थे, जो प्रधानमंत्री थे, कौन? तो काबूर, उनको भी बुलाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई, और इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी हम बोल सकते हैं, जब वहाँ 3 अलग अलग लोग फ्रांस की राजधानी पेरिस में इकट्ठा हुए, तब वहाँ काबूर ने अपने इटली की समस्या को रखा और बता दिए कि इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप गलत है, और वह जो कि बोल सकते हैं वह गलत, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिस कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान, ठीक है, इटली की ओर आ गया। आप यहाँ तक समझ रहे हैं? संपूर्ण यूरोप का ध्यान किधर आ गया? इटली की तरफ आ गया। हम आइए बच्चों, एक और प्रश्न को जान लेते हैं जो काबूर से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न है, काबूर एक सच्चा देशभक्त था, परंतु कैसे उसने इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया? अपना विचार दे। चलिए हम लोग आंसर जान लेते हैं। काबूर ने नेपोलियन तृतीय, यानी फ्रांस के शासक थे, ठीक है। नेपोलियन तृतीय कहाँ से थे? तो फ्रांस के थे। यहाँ बोल रहे काबूर ने, और काबूर कहाँ के थे? इटली के थे। तो काबूर ने नेपोलियन तृतीय से एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। हम बोल सकते हैं काबूर ने, ठीक है, जो इटली के थे, इसने
फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से एक वादा कर लिया, या बोल सकते हैं एक संधि कर लिया, ठीक है। और इस संधि में कहा गया कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देंगे, ठीक है। और ये पीडमाउंट काबुल का राज्य है जो कि इटली में था, एक राज्य छोटा सा, उस समय सब अलग अलग थे, ठीक है। अभी बड़ा सा इटली बन गया इस टाइप से। तो इनके समर्थन में क्या करेंगे, सैन्य समर्थन मांग लिए इनके लिए। बदले में नीस और सेवाई नामक 2 रियासतें काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। अब बताइए काबुल ने फ्रांस को क्या दिया, तो 2 अलग अलग राज्य दे दिए जो फ्रांस के बगल वाले राज्य थे, ठीक है, नीस और सेवाई। तो यहाँ नीस और सेवाई 2 अलग अलग रियासतों को फ्रांस को देने के लिए स्वीकार किया था। बस इसी कारण से काबुल की आलोचना की जाती है कि उसने नीस और सेवाई नामक प्रांत, ठीक है, नीस और सेवाई नामक प्रांत को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, यानी उस समय तक इटली एक राष्ट्र नहीं बना था, एक देश नहीं बना था, छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे, जिसमें से एक पार्ट, एक राज्य का नाम पीडमाउंट था और इन्हीं के, ठीक है, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे काबुल। तो विक्टर इमैनुअल जो है कि वहाँ के शासक थे। तो उस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री, ठीक है, काबुल ने नीस और सेवाई 2 अलग अलग राज्य फ्रांस को देने का वादा किया था। इसलिए इटली की जनता वहाँ से भड़क गए और इनकी आलोचना करने लगे, या बोल सकते हैं इन्हें देशद्रोही बोलने लगे। हम उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे।